हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्रिजेश वर्मा। और आज हम देखेंगे कि दुबई ट्रिप के लिए हम कैसे प्लान करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी मैंने जस्ट दुबई की ट्रिप करी है 14 फेब से 19 फेब के बीच में। तो मैं बिल्कुल आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में समझा पाऊँगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो वीडियो है ये हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक तो दुबई ट्रिप करने से पहले किन चीज़ों के लिए प्लान करें, और एक दुबई ट्रिप स्टार्ट होने पे अपन वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक चीज़ और कि आपको वहाँ पे जो प्लेसेस घूमने हैं, आपको उनके वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो उन प्लेसेस का जो एक एक्साइटमेंट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको एक पहले से वो चीज़ें पता रह जाएंगी कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आप कोशिश करें कि आप वीडियोस नहीं देखें, वहाँ के सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं कि दुबई ट्रिप स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए। तो ठीक है, चालू करते हैं। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट पे बिल्कुल आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको इमाइग्रेशन पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर उसमें आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है ना, तो आप अपनी 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाइएगा। कई बार एयरपोर्ट में एंट्री के समय अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, आपकी आईडी में फ़ोटो क्लियर नहीं है, आधार कार्ड में, तो वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ मांग सकते हैं। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ को अपग्रेड करवा लें। ठीक है, ओके। और ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो कम से कम 2 से 3 महीने पहले इस इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो लीव होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसका एक फॉर्म आता है जिसको कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अगर आपके पास ये परमिशन नहीं है, तो आप इमाइग्रेशन सेक्शन पे ये नहीं बताएं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एक इंडियन एब्रॉड करके यूट्यूब चैनल है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे घूमना चाहिए। बट उसमें जो एक होटल्स का प्राइस बताया गया है वो अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब होटल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं वो। इसके अलावा अगली चीज़ आती है वीज़ा। वीज़ा के लिए आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेक माई ट्रिप से अप्लाई करें। सबसे लोवेस्ट प्राइस में हमें उसी से मिला था। इसके अलावा आप किसी एजेंट या आपके कोई नोन हो आप उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन दुबई का वीज़ा बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, इसलिए आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल डिटेल्स भरनी होती हैं बस। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि टिकट्स कहाँ से करें। ठीक है, टिकट्स करने के लिए एक स्काई स्कैनर एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो फ़्लाइट के प्राइसेस हैं वो कंपेयर करते हैं। आप वहाँ से जहाँ से भी आपको लोवेस्ट प्राइस मिल रहा है आप उस प्लेटफॉर्म से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। जनरली दिल्ली एंड मुंबई से चीपेस्ट फ़्लाइट्स रहती हैं और यहाँ से आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। और फ़्लाइट के रेट्स वगैरह ये मैं सभी चीज़ें आपको लास्ट में बताऊँगा, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें यात्रा.com से सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट्स मिली थी। ठीक है, जो कि मुंबई से दुबई के लिए थी। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है कि होटल्स। ठीक है, तो होटल्स में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप agoda.com या booking.com पे जाके आप वहाँ पे देखें कि कौन से होटल्स हैं और सबसे चीपेस्ट किस प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं। तो आप वहाँ से होटल्स बुक कर सकते हैं। और किसी भी होटल को बुक करने से पहले आप वहाँ के ऑनर से इस चीज़ के रिगार्डिंग ज़रूर बात कर लें कि होटल में नीचे क्लब तो नहीं है, क्योंकि दुबई में मोस्ट ऑफ द होटल्स में नीचे क्लब हैं और उन क्लब्स का जो नाइट में जो भी पार्टीज़ वगैरह चलती रहती है उसके कारण से आप अपने होटल में सो नहीं पाएंगे, तो आपका अगले दिन का पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको दुबई में सस्ते होटल्स चाहिए हों तो आपको वो डेरा और बरदुबई वाला एरिया में ठीक रहेगा। डेरा एरिया फैमिली वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्लब हैं और वहाँ पे
आपको थोड़ा फीमेल्स को भी सेफ फील नहीं होगा, वहाँ नाइट का ऐसा इन्वायरमेंट रहता है। और होटल जो होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बरदुबई में होटल सर्च करें। कहीं भी होटल सेलेक्ट करने से पहले आप 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली चीज़ कि होटल की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि होटल में क्लब नहीं होना चाहिए, और अगर क्लब है तो उसका जो लाउड म्यूज़िक है उससे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़, नियर बाई कोई फूड के ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि आपको ईज़िली लंच और डिनर के लिए फूड ऑप्शंस अवेलेबल हो सकें। तो हमारा जो होटल था वो सिटी मैक्स होटल था, जो कि बरदुबई में लोकेटेड है। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी थी, मेन रोड पे था वो। और उसके जस्ट पीछे हमें मीना बाज़ार था, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो कभी आपको जस्ट नाइट टाइम पे कभी आपका मन किया कि चलो थोड़ा ऐसे ही वॉक करके आते हैं, तो एक हमारे पास वो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था। पास में जिन स्टोर्स थे जो कि 24 आवर ओपन रहते थे, तो हमें ऑप्शंस मिल जाते थे कभी हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी। एंड वहाँ पे फूड ऑप्शंस और होटल की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। बस होटल में एक ही प्रॉब्लम थी कि उसके रूम काफ़ी छोटे थे। और वहाँ पे अगर आपके रूम पे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर हेयर ड्रायर काम नहीं कर रहा है और अगर आपने उसके लिए किसी सर्विस को कॉल किया, तो जनरली काफ़ी देर से रिस्पॉन्ड करते थे। तो ये कुछ कमियां थी, बट लेकिन सिटी मैक्स एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। और इसके अलावा फिर अगली चीज़ आती है कि दुबई में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी जो हैं, उनके लिए टिकट पहले से बुक करें, वहाँ पे जाके बुक करें। कैसे करें? तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्लूक ऐप से कर सकते हैं, KLOOK, क्लूक ऐप से आप कर सकते हैं। और उसमें से भी जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की आप बुक करिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के स्लॉट्स नहीं मिलते हैं और उसके टिकट्स कम ही लोगों को मिलते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहली चीज़ उसके टिकट्स बुक करिएगा। उसके अलावा बाकी चीज़ों के यही रिकमेंडेड होंगे कि आप ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि आप अगर वहाँ पे जाके बुक करेंगे तो वहाँ कई बार लाइन लगी होती है, तो वो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है। इसके अलावा अगली चीज़ आती है करेंसी। तो करेंसी जो होता है वहाँ पे दीरम चलता है, देरम चलता है, जो कि अपनी इंडियन रुपीस में अभी 22.5 या 23 के आसपास चल रहा है। एंड आफ्टर एक्सचेंज रेट ये आपको 23 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे मिल सकता है। तो करेंसी के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहली चीज़ ये है कि आप फॉरेक्स कार्ड में करेंसी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे कैश में रख सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें लगा वो था नियो का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अभी बीच में कुछ ऐसी र्यूमर्स आई थी, ओ सॉरी र्यूमर्स नहीं थी वो, सॉरी, एक्चुअली में आरबीआई ने कुछ समय के लिए जो एसबीएम बैंक है उसकी जो सर्विसेज है उसको विद होल्ड कर दिया था। तो बट अच्छा ये हुआ कि जस्ट हमारी ट्रिप स्टार्ट होने के पहले ही न्यू ग्लोबल कार्ड को फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये कार्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि इस कार्ड में आपको जीरो फॉरेक्स पे करना होता है। तो जैसे कि आप इस कार्ड से अगर पे करेंगे तो आपको 22.5 रुपीज़ में 1 दिरहम मिल जाएगा, लेकिन आप इतना कम रेट आपको किसी भी फॉरेक्स कार्ड या किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक पहला ऑप्शन जो है वो नियो का अपना ग्लोबल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपके लोकल एरिया में कोई ऐसी फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज रहती हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ जाके आप रुपीज़ दे के और उनसे मोल भाव करके और आप एक सही रेट में आप उनसे दिरहम करेंसी ले सकते हैं। तो इस तरीके का रिसर्च हमने अपने आसपास किया और फिर इसके बाद हमें थॉमस कुक का सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला था। तो थॉमस कुक ने हमें सबसे अच्छे रेट्स दिए। आप उसके लिए ऑनलाइन उनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको कॉल करके आप उनको बता सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा आप उनसे मोल भाव ज़रूर करें, वो आपको शुरू में ज़्यादा प्राइस बताएंगे,
और उसके बाद जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके आप उनसे मोल भाव करें, तभी वो आपको बेस्ट रेट दे पाएंगे। ठीक है, कई बार ये लोग घर पे भी आपको करेंसी डिलीवर कर देते हैं। और थॉमस कुक का एक करेंसी कार्ड भी है, सॉरी फॉरेक्स कार्ड है, उस पर भी वो अपलोड करके दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि आपको कैश कितना रखना चाहिए दुबई जाने से पहले। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में हर जगह ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 90 to 95% जगहों पे आपको वहाँ पे कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी के पास में कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है, जहाँ पे कि आप कार्ड स्वैप करके या टैप करके आप पेमेंट कर सकते हो। कुछ एक दो प्लेसेस होंगे तो उसके लिए आप चाहें तो 1000 दिरम या 500 दिरम तक आप रख सकते हैं इमरजेंसी केस के लिए, अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई तो। ओके, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जितने क्रेडिट कार्ड हो सकें वो अपने पास रखें। कम से कम 1 महीने पहले इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इनको आने में 14 से 15 दिन लगता है और इनकी प्रोसेसिंग होने में भी 1 हफ्ते ऐसा टाइम लगता है। तो ये क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो जैसे कि इंदौर में एक लाउंज एक्सेस था, वो एक एवरेज ही था, बहुत अच्छा नहीं था। बट मुंबई में काफ़ी अच्छा लाउंज एक्सेस था, वहाँ पे एक अडानी लाउंज है और एक लॉयल्टी लाउंज है। तो वहाँ आपको सिर्फ 2 रुपये में सभी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। और इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है, तो दुबई के लाउंज में आपको एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और जनरली हमने मेक माई ट्रिप का आईसीसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, नियो का यूज़ किया। इसमें आपको सिर्फ डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलता है, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के लिए वो अलग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है कि सिम कौन सी यूज़ करें। तो सिम में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पहुँच के करें, सिम वहाँ दुबई की लें, या तो आप यहीं से कुछ करें। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एयरटेल की सिम। एयरटेल में एक 899 का पैक आता है, जो कि 10 दिन के लिए आपको 1 GB डाटा और 100 मिनट्स, जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों इंक्लूड करके होता है। ये बहुत सफिशियंट होता है। इवन आप वो भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि दुबई में आपको हर जगह वाईफाई मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जैसे कि दुबई मॉल हो गया, किसी भी आप जगह विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको वाईफाई मिल जाएगा। तो ये सफिशियंट होता है। इसके अलावा अभी इस समय क्या था कि आप जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट दिखाने पे वो दुबई की सिम दे रहे थे, जिसमें कि 1 GB 5G डाटा आपको फ्री दे रहे थे। तो हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना डाटा था। तो वहाँ आपको फ्री में एयरपोर्ट में सिम दे रहे थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट पे नहीं करें, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज रेट्स देने पड़ सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपनी लोकल जहाँ भी हैं वहीं पे आप किसी से करेंसी एक्सचेंज करें। इसके अलावा ध्यान रखना है ड्रेस का, कि उस समय वेदर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पर डे के हिसाब से अपनी ड्रेसेस प्लान करके जाएं। और वहाँ पे जनरली तो हर टाइप की ड्रेसेस अलाउड हैं आपको। कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ऐसे ही ड्रेस पहनिए। हाँ, बस वहाँ अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो फीमेल्स को ऐसी ड्रेस पहनना है जिसमें कि आप पूरे कवर हैं। अदरवाइज़ फीमेल्स को ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरीके की ड्रेस पहनने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको बीच पे जाना है तो आपको सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही जा सकते हैं, ये रूल है। बट हमें बीच पे ऐसा कुछ लोगों का नहीं लगा कि वो ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। बट बेटर होगा कि आप एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपने साथ रखें अगर आपको बीच में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो। ओके, इसके अलावा और क्या है, एसेसरीज़ हैं। तो एसेसरीज़ में आप पावर बैंक रखिए, एक सेल्फी स्टिक जरूर रखिएगा, क्योंकि आप वहाँ किसी भी स्पॉट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसकी सेल्फी तो बनती है, या तो इसकी फ़ोटो तो बनती है। तो सेल्फी स्टिक एक अच्छी ज़रूर रखिएगा और एक साइड बैग रखिएगा, क्योंकि आप बार बार मोबाइल निकालना, पीछे से बैग निकालना, तो एक आपको साइड बैग होना चाहिए जो कि आपको ज़्यादा हैंडी पड़ सकता है। इसके अलावा
एक सन ग्लासेस रखिएगा क्योंकि वहाँ आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। कैप रखिए, वॉच रखिए और अम, आप कोशिश करें कि वहाँ ऐसे जूते पहने जो आपको वॉकिंग में हेल्प कर सकें, है ना? क्योंकि आपको वहाँ अगर घूमना है तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। दुबई मॉल हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ वॉक करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसे कुछ शूज़ पहने जो कि कंफर्टेबल हो। ओके। इसके अलावा आप अपना मेडिसिन बॉक्स अलग से बना के रखें और ठीक है, आपका जो भी एक्स्ट्रा पैकिंग का सामान है, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और स्पेशली अगर आप एयरपोर्ट या घूमते समय आप कुछ भी खाना पीना चाह रहे हो तो आपके पास में कुछ ऐसा रेडी रहना चाहिए। रेडी टू ईट वाली चीज़ें होती हैं कई बार। ब्रेकफास्ट के लिए आप रेडीमेड पोहा, मैगी, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं। ओके। तो आप पूरे टाइम जब वहाँ ट्रैवल करते हैं तो आपको एक बैग में ये सब खाने पीने की सामान और पानी, ये सब चीज़ें रखना होता है। ओके। मैं आपको पानी के लिए बता दूं कि दुबई में आपको पानी खरीद के पीना पड़ेगा। दुबई में जो सिटी मैक्स होटल है वो सिर्फ 2 आधे लीटर पानी की बोतल आपको डेली देते हैं। उसके अलावा आपको पानी की बोतल खरीद के पीना पड़ेगा। पानी का वहाँ रेट जो है, अगर आप किसी ऐसा छोटी जगह से ले रहे हैं तो जनरली 1 लीटर का आपको 2 दिरहम के आसपास पड़ता है। मतलब आप मान सकते हैं कि शायद 42 से 43 रुपए है। तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो इसलिए जब आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरें तो कोशिश करें कि आप अपनी छोटी पानी की बॉटल्स को भर लें, तो वो बेटर होगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने को कि एयरपोर्ट के कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट में बैगेज के रूल्स तो आप सबको पता ही होंगे। बस वहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी बैटरी वाली चीज़ें हैं जैसे कि पावर बैंक और ये सब है, वो आप अपने साथ में जो हैंड बैग है उसमें रखें। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ और कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं उसके लिए वेब चेक इन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। आपको फ़्लाइट एयरलाइंस की तरफ से ये मैसेज ज़रूर आएगा कि आप वेब चेक इन करिए, बट जब आप उसमें वेब चेक इन करने जाएंगे तो वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो वो आपको वहाँ पे जाके ही आपको चेक इन लेना पड़ेगा। इसके अलावा इमाइग्रेशन में ऐसे कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आप क्यों जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, और बस सिंपल यही क्वेश्चन होते हैं। इससे ज़्यादा वहाँ पे पूछताछ नहीं होती है। और लॉन्च ठीक है। और लोकल रूल्स, ओके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि दुबई में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और पता नहीं कैसे रहना होगा, क्या करना होगा। बट टूरिस्ट के लिए डेफिनेटली रूल्स हैं, बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पहली चीज़ कि आपको वहाँ के जो भी रूलर हैं आपको उनके बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है। और वहाँ की जो भी शासन है, प्रशासन है, उसके बारे में कोई निगेटिव कमेंट नहीं करना है। और वहाँ अगर आप रोड पे पैदल भी वॉक कर रहे हैं तो आपको वहाँ पूरे रूल्स मानने पड़ेंगे। आप ऐसा इंडिया के जैसे कहीं से भी ऐसा बीच से घुस के नहीं जा सकते हैं। और आपको वहाँ जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे वेट करके जाना पड़ेगा। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि दुबई में अगर आपको 2 किलोमीटर भी चलना है तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा कि जेब्रा क्रॉसिंग कितनी देर में ओपन होगी। ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे लिकर अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस में, या तो जनरली आप लिकर पी के यहाँ वहाँ एक्टिविटीज़ में विज़िट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। अगर आप पकड़े नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। इसलिए आप रूल्स ब्रेक करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, है ना? तो वहाँ पे लिकर अलाउड है सिर्फ क्लब में, पब में, और उनके जो प्लेसेस उसके लिए पहले से डिसाइड है। उसके अलावा आप हर कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में आप ऐसे लिकर नहीं पी सकते हैं। ओके। और एक चीज़ और लगती है वो है इंटरनेशनल कोविड सर्टिफिकेट। वो आपकी जो कोविन ऐप है उसमें आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको तुरंत आपके मोबाइल से ही इंटरनेशनल कोविड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसमें बस आपका एक पासपोर्ट का नंबर ऐड हो जाता है।
वो भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आरटीपीसीआर और ये कोविड के क्या रूल्स हैं। तो अभी करंट में ये चल रहा है कि आपके पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरनेशनल वाला। दूसरी चीज़ कि आपके पास में कोविड का इंश्योरेंस होता है एक, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। वो वीज़ा के साथ ही होके आता है। आपका जो वीज़ा आएगा उसमें नीचे मेंशन रहता है, तो वो सिर्फ कोविड को कवर करता है। इसके अलावा एक जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब कि आप जितने समय तक दुबई में हैं उस समय अगर आपका पासपोर्ट चोरी होता है, या तो आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या तो आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, तो उसके लिए आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ के मिल जाएंगे। तो ये आप मेक माई ट्रिप में भी मिल जाएंगे, आपको पॉलिसी बाज़ार में भी मिल जाएंगे, और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। 400-500 रुपये में आपको एक हफ्ते 10 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा वहाँ अगर आपको टैक्सी या कोई कैब बुक करनी है तो उसके लिए करीम ऐप होती है, CAREEM, करीम ऐप, ये वहाँ चलती है। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पे कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप नहीं चलता है, व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपको कॉलिंग करनी है तो आप वहाँ गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं। और एक बॉटिम ऐप होती है, BOTIM, बॉटिम ऐप, ये आप यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और एक इंडियन गवर्नमेंट की डिजी यात्रा ऐप है, आप वो डाउनलोड कर लें। उसमें आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन कर दें तो वो आपके पास एक डिजिटल कॉपी होती है जो कि एयरपोर्ट में एक्सेप्टेबल होती है। तो इन केस अगर आपकी हार्ड कॉपी कहीं मिस होती है तो वो आप शो कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप के थ्रू। ठीक है, अब दुबई में एक और लोकल ऐप है जिसका नाम है साहिल ऐप, SHAIL, साहिल ऐप। इसके थ्रू आपको कहीं भी जाना है तो ये आपको गाइड कर देगी कि आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितना ट्रैम ट्रांसपोर्ट कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीके का वहाँ लोकल ऐप है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वहाँ अगर आपको लोकल रीजन पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इन चीज़ों को बताने के बारे में। एक चीज़ और, अभी आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ आप यूज़ करेंगे विद इन सिटी आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे जो फास्ट और चीपेस्ट चीज़ है वहाँ पे वो है मेट्रो। ठीक है, मेट्रो का एक कार्ड बनेगा जो कि नोवेल कार्ड जिसे बोलते हैं, जिसमें कि अलग अलग रूल्स हैं। 7.5 दिरहम आपको उसमें मिनिमम रखने पड़ेंगे। तो ये जो मेट्रो का कार्ड है, अगर आप मेट्रो यूज़ करना चाहते हैं तो पहले दिन ही जाते बनवा लीजिए है ना। और मेट्रो का ये जो कार्ड होता है ये मेट्रो में भी चलता है, और वहाँ ट्रैम चलती है उस पर भी चलता है, और उनका पानी पे एक बोट वाला ट्रांसपोर्ट भी है उस पर भी चलता है, और बस में भी चलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सभी जगह मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। स्पेशली अगर आप ग्लोबल विलेज के लिए बोलोगे, वहाँ कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और कई बार मेट्रो स्टेशन जो होता है, अभी आपको अगर जुमेरा बीच जाना है तो मेट्रो स्टेशन नहीं है, वो थोड़ा दूर है, तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा आधे घंटे। और ऐसा आफ्टरनून दोपहर में आपको ऐसा वॉक करके जाना काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो मेट्रो कुछ जगह के लिए अच्छा है बट कुछ जगह के लिए ख़राब है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है बस का। बस में ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेट्रो में आप ध्यान रखिएगा, उसके रूल्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। गलत कैटेगरी में आपको नहीं घुसना है, अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा फाइन लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बस है, बस की कनेक्टिविटी अच्छी है बट आपको ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी बस कहाँ जाती है, ये आप साहिल ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सबसे जो कंफर्टेबल चीज़ है वो है टैक्सी, बट वहाँ पे टैक्सी काफ़ी कॉस्टली है। मतलब कि वहाँ पे जो मीटर सिस्टम है वो चालू होता है 5 दिरहम से। 5 दिरहम मतलब लगभग कि एक 110-120 रुपये से चालू होगा।
तो इतने से मीटर चालू होता है वहाँ पे टैक्सी का। और अगर वो टैक्सी किसी सिग्नल पे रुकी हुई है तो भी उसका मीटर चलता रहता है। ठीक है, तो टैक्सी काफ़ी इजी मोड है बट वो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये वहाँ पे मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के सिटी के अंदर। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी वगैरह से बुक करें। तो उसमें अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो आपको वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप सीधे होटल से निकले, टैक्सी खड़ी है, पिकअप किया और आपको आपके प्लेस पे छोड़ दिया। बट अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप साहिल ऐप यूज़ करें और अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और वो आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करना। हाँ, बस उसमें आपके थोड़े पैरों की मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा ये तो सब चीज़ें पहले की हो गई। ठीक है, तो आई थिंक सब चीज़ें ही कवर हो गई। हमने पासपोर्ट रख लिया, वीज़ा रख लिया, होटल की बुकिंग कर ली। मैं अभी आपको होटल्स के एक हमने जो शॉर्ट लिस्ट करे थे वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होटल्स हमने शॉर्ट लिस्ट करे थे और वहाँ के क्या रूल्स हैं वो भी। उनके लिए आपको ज़्यादा वरी नहीं करना, वो आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो सब चीज़ें बता देंगे आपको। वहाँ लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ सभी लोग हिंदी समझते हैं और इंग्लिश तो सब समझते ही हैं। मोस्ट सभी नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग आपको वहाँ हिंदी बोलने वाले आसपास कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। और फूड का वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। आपको ईज़िली वहाँ पे आसपास ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट, पंजाबी रेस्टोरेंट, अच्छा खाना ईज़िली मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको आई थिंक ये सब पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या है कि जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट जाने के पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि यार कितनी देर पहले जाएं। आपको कहेंगे 4 घंटे पहले आ जाइए, है ना। बट ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं। तो 4 घंटे नहीं, जनरली 2.5-3 घंटे पहले भी आप पहुँचेंगे तो काम चल जाता है। और दुबई में वहाँ पे इमिग्रेशन में और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जनरली 1 घंटे के अंदर सब चीज़ें हो जाती हैं। आप दुबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ से एक छोटी सी ट्रैम चलती है जो कि आपको लेके जाएगी और आपको जहाँ से आपके बैगेज कलेक्ट करना है उस जगह पे ले जाके छोड़ेगी। और फिर आप वहाँ से बैगेज कलेक्ट करते हो और फिर आपको वहाँ पे एक सेक्शन होता है जो कि आपके पासपोर्ट और ये सब चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद आपको सिम मिलती है और आप जा सकते हैं। तो वहाँ सभी चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। या तो आप वहाँ पे जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सभी चीज़ें काफ़ी फास्ट होती हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पे है अगर, तो जैसे हम इंदौर से गए थे तो आपकी फ़्लाइट T1 पे पहुँचेगी, T1 टर्मिनल पे। T2 टर्मिनल के लिए आपको वहाँ से बस मिलेगी T1 से T2 जाने के लिए। और T2 टर्मिनल पे थोड़ी सी लाइन रहती है तो वहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ कम काउंटर खुले हुए थे उस दिन। और वहाँ के ड्यूटी फ्री शॉपिंग आप दुबई में और दिल्ली में और मुंबई में तीनों जगह ही कर सकते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। और ध्यान रखिए कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो एक बार अगर आपने अपनी प्राइमरी सोर्स से एक बार सामान रख दिया, अगर आपका जो बड़ा बैग है तो लगेज जो है तो वो सीधे आपको दुबई में ही मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने हैंड बैग में वो सब सामान निकाल के पहले से रख लें। और कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैं रूल्स आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो किसी का भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी के भी नाम से हो, वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड आपके नाम से ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि एक क्रेडिट कार्ड एक बार यूज़ होने के बाद आप उसको अगली बार 6 से 7 घंटे बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्रेडिट कार्ड है उसमें 4 लोगों के लिए एक्सेस लॉन्च है, सॉरी मतलब 4 बार अगर एक्सेस लॉन्च है तो आप एक साथ ही वो चारों बार ले लें एक ही टाइम पे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक पर्सन, एक क्रेडिट कार्ड, और कम से कम फिर 6 आवर का अगली बार डिफरेंस होना चाहिए। और हर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं होती,
सब लॉन्च के अपने अपने क्रेडिट कार्ड फिक्स हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि सर हमारा ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो जनरली नियो ग्लोबल